हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। बिल्कुल भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आधा दिन जा चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा और बाकी का दिन भी आपका मंगलमय हो। ठीक है, जल्दी से क्लास को शेयर कर देना ताकि सारे स्टूडेंट्स क्लास में आ सकें और स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। चलो बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और आज भी आपके होंगे टॉप 20 क्वेश्चन एक एक करके और उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ, और वो एक्सप्लेनेशन आप भी दोगे, मैं तो यहाँ से दूंगी, प्लस आपको भी बताना है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैंडेटरी कॉम्पोनेंट ऑफ ए URL। निम्नलिखित में से कौन सा URL का अनिवार्य घटक नहीं है। मतलब अगर इनमें से वो चीज़ नहीं होगी तो भी URL काम कर सकता है। मतलब URL के लिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के लिए इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ऑप्शन है आपके सामने, रिसोर्स पाथ, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से आंसर करना है और बिल्कुल आंसर आप सभी को करना है। ठीक है, हाँ, तो URL की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एड्रेस उठाकर देता है वेब पेज का। तो इनमें से किसके बिना भी URL काम कर सकता है एज यूजुअल, जैसा कि उसका काम होता है। बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो URL के लिए जरूरी क्या क्या है, तो रिसोर्स पाथ भी जरूरी है। भाई अगर रिसोर्स पाथ नहीं होगा तो वो कौन सा रास्ता दिखाएगा यूजर को, हमें जब तक एड्रेस नहीं मिलेगा हम किसी वेब पेज पे कैसे पहुंच जाएंगे, है ना, तो जरूरी है। ओके, प्रोटोकॉल भी जरूरी है, क्यों, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी जरूरी है ताकि उस पाथ तक पहुंचा जा सके। पोर्ट नंबर भी जरूरी है, IP एड्रेस जिसको मैं आपको बोलती हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है आपका। पोर्ट नंबर का मतलब होता है जिस डिवाइस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है उसका एक पर्टिकुलर नंबर। तो तीनों की तीनों चीजें जरूरी हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। मतलब तीनों चीजें आपको जरूरी होती हैं। आपको पोर्ट नंबर भी पता होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, रिसोर्स पाथ भी होना चाहिए और आपके पास प्रोटोकॉल भी होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़ना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट का डी इसलिए होगा क्योंकि URL के लिए मैंडेटरी तीनों की तीनों चीजें होती हैं, रिसोर्स पाथ भी, प्रोटोकॉल भी, पोर्ट नंबर भी, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए नन ऑफ दीज, कोई भी ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जिसके बिना URL काम कर सके। सेकंड क्वेश्चन है, द डैश लिस्ट द लोकेशंस ऑफ द फाइल ऑन द डिस्क। डिस्क पर फाइलों के स्थान को डैश बनाता है, क्या बनाता है। अगर डिस्क पे कोई फाइल रखी जाती है तो उसके स्थानों को क्या बनाया जाता है, उसको फैट बनाया जाता है। फैट का मतलब ये वो नहीं होगा, फैट मतलब मोटापा वाला, ठीक है। फाइल एलोकेशन ट्रांसपोर्ट बोला जाएगा इसको। उसको बूट सेक्टर बनाया जाता है, डाटा सेक्टर बनाया जाता है या रूट फोल्डर बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, फैट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और फैट की फुल फॉर्म लिख लेना, फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल, ऐसी टेबल जो फाइल को एलोकेट करने में मदद करती है, तो फाइल एलोकेशन टेबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़ना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे FAT होगा, फैट की फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर आर कुकीज स्टोर्ड। कुकीज को कहाँ स्टोर किया जाता है। देखो, एक होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री होती है जैसे कि आपने इंटरनेट चलाया, आपने पूरे दिन में क्या क्या सर्च किया, क्या क्या देखा, तो वो आती है आपकी हिस्ट्री के अंदर, वो हम डिलीट भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक होती है कुकीज। कुकीज होती है जिस भी साइट पे आप काम कर रहे हो, जैसे सपोज आपने क्या करा, एग्जामपुर का ही कोई एक वेब पेज देख रहे हो, एग्जामपुर का वेब पेज आपने कर लिया स्टोर, मतलब इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल का मतलब अगर ऐप इंस्टॉल कर लेते हो, अदरवाइज नॉर्मली वेब पेज को विजिट करते हो इंटरनेट पे, तो एक एग्जामपुर के वेब पेज पे भी आपकी लोकेशन चली जाती है, वो होती है कुकीज़, जो उनकी साइट पे सेव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है, कुकीज़ को कहाँ स्टोर किया जाता है।
ऑन द क्लाइंट, क्लाइंट पर स्टोर होती हैं, HTML पर स्टोर होती हैं, web.xml में स्टोर होती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल क्लाइंट ही तो काम कर रहा है, तो क्लाइंट पे ही स्टोर किया जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुकीज़ आपकी क्लाइंट पे स्टोर होती हैं, इस वजह से क्लाइंट कौन? हम जो उपभोग करता है, जो काम कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर का। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 13 आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 है, टू ऐड एन इंटरनल कार्ड टू ए कंप्यूटर इट मस्ट हैव एन ओपन। एक कंप्यूटर में एक आंतरिक कार्ड जोड़ने के लिए यह एक खुला डैश होना चाहिए। तो अगर आप इंटरनल कार्ड किसी कंप्यूटर के अंदर जोड़ना चाहते हो, अगर आप इंटरनल कार्ड किसी भी कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस के अंदर जोड़ना चाहते हो, तो आपको इनमें से किसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? एक USB पोर्ट होना चाहिए, एक एक्सपेंशन स्लॉट होना चाहिए, एक बस होनी चाहिए, या एक बे होना चाहिए। तो बताना है आपको जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? टू ऐड एन इंटरनल कार्ड टू ए कंप्यूटर इट मस्ट हैव एन ओपन डैश। तो एक कंप्यूटर में एक आंतरिक कार्ड जोड़ने के लिए यह एक क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पे एक्सपेंशन पोर्ट होना चाहिए, एक्सपेंशन स्लॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक एक्सपेंशन स्लॉट होना बिल्कुल जरूरी है अगर कोई भी कार्ड आप इंसर्ट करना चाहते हो। अच्छा, आपने ऐसे बहुत सारे टीवीज देखे होंगे, जैसे आप क्या बोलते हैं, एक सेटअप बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, सेटअप बॉक्स में आपने कार्ड देखा होगा जो पीछे की साइड उस पर इंसर्ट करके लगाया जाता है, जिसके अंदर चिप होती है गोल्डन कलर की, जो कि सिग्नल्स को भेजती है। तो उसके लिए वो जो पोर्ट तो अलग चीज़ होती है, पोर्ट होता है जहाँ आप चार्जिंग की चीज़ें लगाते हो, चार्जिंग की जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, जो उसके सामने वाली डिवाइस होती है, उसको आप इंसर्ट करते हो फ़ोन में। लेकिन वो स्लॉट होता है जिसके अंदर कार्ड को इंसर्ट किया जाता है, और यहाँ पे कार्ड की बात की गई है, इस वजह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, पढ़ना है, बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसमें आपको गिवन है द डैश इंटरफेस ट्रांजिस्ट्स 1 बिट एट ए टाइम। कौन सा इंटरफेस एक समय में 1 बिट प्रसारित करता है? तो बिल्कुल द इंटरफेस ट्रांजिट 1 बिट एट ए टाइम। तो एक समय में 1 बिट कौन सा करेगा? पैरेलल करेगा, पैरेलल इंटरफेस होगा, CSI इंटरफेस होगा, सीरियल इंटरफेस होगा, या फाइबर इंटरफेस होगा। 1 बिट एट ए टाइम, एक टाइम में सिर्फ एक ही बिट ट्रांसमिट हो, एक जगह से दूसरी जगह जाए, सिर्फ एक टाइम में 1 बिट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो पैरेलल तो होने से रहा, पैरेलल क्यों होने से रहा? क्योंकि पैरेलल में दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। सीरियल होगा, ठीक है, सीरियल क्यों होगा? क्योंकि एक ही लाइन में एक एक बिट जाती है, तो पहले एक बिट जाएगी, उसके बाद दूसरी जाएगी, फिर तीसरी। तो एक टाइम पे एक बिट को ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? तो सीरियल इंटरफेस का होता है, और सीरियल इंटरफेस आपको दे रखा है ऑप्शन सी में, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़ना है, बताना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डेटा मूव्स थ्रू द नेटवर्क इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड। डेटा डैश नामक संरचना में नेटवर्क से होकर जाता है। तो कौन से नेटवर्क से होकर जाता है डेटा आपका? डेटा किस नामक की संरचना से नेटवर्क से होके जाता है? तो कौन सी संरचना होती है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू डेटा आपका होकर गुजरता है? तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको? पेलोड, पेबैक, पैकेजेस, पैकेट्स या डेटाग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल डेटा को किस में भेजा जाता है आगे, तो डेटा को पैकेट्स में भेजा जाता है। डेटा हमेशा किस में जाता है, तो पैकेट में जाता है, और पैकेट आपका दे रखा है किस में, ऑप्शन सी में। अब ऐसे देख लेना, देखो ट्रांसमिट हो रहा है डेटा, भाई एक लाइन के ऊपर तो डेटा ट्रांसमिट होगा। अगर यहाँ पे कोई मैं खड़ा कर दूँ चुन्नू लाल या छुटकू लाल, और यहाँ पे एक और हो जाता है कोई मुन्नू लाल, अब क्या होता है, इनको मैसेज भेजना है, इनको एक मैसेज भेजना है। अब वो मैसेज जो है ना, वो कैसे जाएगा इनके पास, वो मैसेज उन्होंने बहुत बड़ा लिख दिया, वो मैसेज आ गया 2 मैसेज के बराबर, तो पैकेट्स के रूप में जाएगा। पहले एक मैसेज पहुंचेगा, फिर दूसरा मैसेज पहुंचेगा, तो इसी को पैकेट के रूप में बोलते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करना। ठीक है, इस वजह से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। In context of MS Word, let a letter of common contents is to be sent to 100 recipients if address of individual recipients is to be added in each letter we will use। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, MS शब्द या MS वर्ड को खैर MS शब्द लिख दिया है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, के संदर्भ में सामान्य सामग्री का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना चाहिए या भेजा जाना है। यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ा जाना हो तो हम किसको उपयोग करेंगे। तो इसमें से किसको उपयोग किया जाता है, ताकि एक साथ आप 100 बंदों को, 100 व्यक्तियों को मेल भेज सकें। एक साथ आप 50 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा व्यक्तियों को एक ही मैसेज, एक ही संदेश भेज सकें, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाली शब्दावली कह लीजिए या उसके लिए उपयोग किया जाने वाला सिस्टम कह लीजिए, उसको क्या बोला जाएगा। एम्बेडिंग, मेल मर्ज, लेटर्स कोड या हाइपरलिंक, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी मेल मर्ज बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी मेल मर्ज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेल मर्ज का मतलब, मेल का मतलब संदेश, मर्ज का मतलब आपस में जोड़ रखा है। तो चाहे आप 100 व्यक्तियों को भेजिए, 50 व्यक्तियों को भेजिए, 70 व्यक्तियों को भेजिए, तो एक साथ इतने व्यक्तियों को सेम मैसेज डिलीवर करना मेल मर्ज का काम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़ना है बताना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। You can activate a cell in MS Excel by, आप MS Excel में एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं, इनमें से किसके द्वारा। अब देखो इसके पता होना चाहिए पहले आपको कि MS Excel में सेल होता क्या है। ठीक है, अब देखो अगर मैंने MS Excel का एक पेज बना दिया, ये तो पता है MS Excel में क्या होता है, स्प्रेडशीट होती है, रो और कॉलम से, भाई ये रो हो गई और ये कॉलम हो गई, बन गई हमारी स्प्रेडशीट। रो और कॉलम के बीच में ये जो डिब्बा बनता है, ये जो ब्लॉक बनता है, ये जो बॉक्स बनता है, इसी को सेल बोला जाता है। बस तो यही पूछ रहा है, MS Excel में जो ये सेल बनाया जाता है वो इनमें से किसकी मदद से बनाया जाएगा। ऑप्शन आपको दे रखा है प्रेसिंग द टैब की, क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग एन एरो की, या ये सारे के सारे। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों का फेवरेट ऑप्शन आ ही चुका है, आंसर भी आप कर चुके होंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। हर तरीके से आप इस सेल को क्रिएट कर सकते हैं, इस सेल को सक्रिय कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप चाहो तो आप टैब की को दबाकर कर सकते हो, चाहो तो सेल पर क्लिक कर सकते हो और एरो को क्लिक कर सकते हो। हर एक तरीके से ये सेल आपका एक्टिवेट हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका ठीक लग रहा है आपको। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है आपको, MS Excel functions to return the acquired interest for a security that pays intersect at maturity is, एक सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज को वापस करने के लिए MS Excel फंक्शन परिपक्वता पर प्रतिच्छेद का भुगतान करता है। तो ये मतलब नॉर्मली फॉर्मूले से है, तो इसको एक बार लिख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, ये डायरेक्टली फॉर्मूले से पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको एक बार नोट कर लेना। तो यहाँ पे सिक्योरिटी को पेश करने के लिए MS Excel में कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, तो एक्रिंटम, इसको लिख लेना। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक्रिंटम। एक्रिंटम
टर्म। बस ये फंक्शन होता है जब भी आप एमएस एक्सेल में क्या करते हो, जब भी आप एमएस एक्सेल में किसी भी फंक्शन को एक्यूर्ड इंटरेस्ट के साथ लिखना चाहते हैं तो एक्रेंटम नाम के एक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़ना है, बताना है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डेटा टाइप इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन वैध डेटा प्रकार नहीं है। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन वैध डेटा प्रकार नहीं होगा। संख्या, चरित्र, लेबल, डेटा, समय। ठीक है, तो हिंदी वाले ऑप्शंस को ना देखें, चरित्र का मतलब कैरेक्टर की एज यूजुअल वो हिंदी है, बट कोई नहीं। यहाँ पे देखो अगर आप इनमें से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है, तो डेटा टाइप मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको सी पढ़ाया था, सी भाषा पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। तो इसमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं होगा, नंबर, कैरेक्टर, लेबल या डेटा टाइम। एमएस एक्सेल के लिए पूछा है। ठीक है, एमएस एक्सेल के लिए पूछा है, इनमें से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं होगा। लैंग्वेज में नहीं पूछा है, एमएस एक्सेल के लिए पूछा है। तो एमएस एक्सेल में कैरेक्टर नाम का कोई भी डेटा टाइप नहीं होता, इस वजह से इसका ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट। एमएस एक्सेल में टाइम भी होता है, डेट भी होता है, नंबर भी होता है, लेबल भी होता है, लेकिन कैरेक्टर नाम का कोई डेटा बाइट या डेटा टाइप नहीं होता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़ना है या बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। USB पोर्ट स्टैंड्स फॉर। USB का पोर्ट, जो USB पोर्ट होता है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो फुल फॉर्म ऑफ USB केबल बोलते हैं ना, मुझे वो डेटा केबल दे दो, तो डेटा केबल इन द सेंस USB केबल है ना, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, जल्दी से आंसर करिए। USB पोर्ट के लिए स्टैंड है, तो 11 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर जल्दी से आना चाहिए क्योंकि सिर्फ फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये तो फुल फॉर्म ही थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, पढ़ना है बताना है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स फैट स्टैंड फॉर। ओके, और इसका आंसर तो बिल्कुल गलत मत करना क्योंकि अभी जस्ट पहले शुरू के जो क्वेश्चंस थे उनमें ही मैंने आपको फैट के बारे में बताया है। अब ये फैट वो वाला फैट नहीं है जिससे मोटापा छा जाता है फिर डाइटिंग होती है। ठीक है, ये फैट कंप्यूटर का फैट है, तो इसकी फुल फॉर्म जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, इसलिए कोई गलती नहीं करनी है। जल्दी से बताइए फैट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। फोल्डर एक्सेस टेबल है, फाइल एक्सेस टेबल है, फाइल एलोकेशन टेबल है या फोल्डर एलोकेशन टेबल है। तो फैट की मैं बात करूं तो यहाँ पे याद रखना ये फाइल से संबंधित होती है, फाइल को एक साथ रखने के लिए इस्तेमाल होती है। और बिल्कुल तो इसका क्या हो जाएगा, फाइल एलोकेशन टेबल, जो कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। तो बाकी चीज़ें तो मैंने वहीं पे बता दी थी, बट याद रखना फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल को एलोकेट करके रखने वाली टेबल को ही फैट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाँ, 12 का बिल्कुल सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है क्या, द कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट builds, maintains and provides access to a database is। ठीक है, एक व्यापक सॉफ्टवेयर सिस्टम जो एक डेटाबेस का निर्माण, रख रखाव और पहुंच प्रदान करता है उसको क्या बोला जाएगा। किसी भी डेटा को रखने वाला इनमें से कौन सा सिस्टम होगा। डेटा को रखने वाला, जैसे अगर मैं बात करूँ, आप बैंक में जाते हो, बैंक में यूजुअली पता होगा बैंक में कैसे काम होता है। अगर हम लोग बैंक में जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे हम लोगों का अकाउंट होता है, खाता होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने करंट अकाउंट खुलवाया है या सेविंग अकाउंट खुलवाया है। आपके अकाउंट की और जितने भी उसके ग्राहक हैं, ठीक है, जितनों ने भी वहाँ पे अकाउंट खुलवाया है, चाहे कोई भी बैंक हो XYZ, तो उन सब का डेटा उनके पास स्टोर होता है।
तभी तो आप अगर दिल्ली से तमिलनाडु गए और वहाँ पे आपने एटीएम से पैसे निकाले तो वो आपका दिल्ली की ब्रांच से भी पैसे क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आपका डेटा है। अब ये थोड़ी ना कि मैंने दिल्ली में तो अकाउंट खुलवाया किसी बैंक में, मैं तमिलनाडु कहीं शादी में चली गई, वहाँ पर मैंने एटीएम से 20,000 रुपये निकाल लिए, तो क्या वो 20,000 मेरे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे जब मैं दिल्ली आऊँगी? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसे तो लॉस में चला जाएगा, दिवालिया निकल जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे डेटा सबका एक दूसरे से संबंधित होता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ से भी मिले उसकी डायरेक्ट चीज़ें आपके ब्रांच में या मेन ब्रांच में चली जाए जहाँ पे भी आपने अकाउंट ओपन करवाया है। सेम ऐसा रेलवे का होता है। अगर आप रिजर्वेशन करवाते हो रेलवे में, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, भाई दिल्ली से कटरा जा रहे हो वैष्णो देवी घूमने के लिए, ठीक है, आपने रिजर्वेशन करवाया, अब आपने कोई टिकट रिजर्व करवा दी इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, थ्रू इंटरनेट ही अब सारी चीज़ें हो रही हैं IRCTC के मदद से। ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप ट्रेन की कोई भी सीट रिजर्व करवा सकते हो, ठीक है, आपने करवा दी। अब आपने क्या करा, आपने अपने पापा जी को फ़ोन करा, उनके लिए आपने करवाई सपोज, और आपने उनसे बोला कि मैंने इस साइट से करवाई है, आप यहाँ से अपनी टिकट ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक टिकट ले लीजिए, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको खुद जाना पड़ेगा वहाँ उन्हें देने के लिए, वो वहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब आप दिल्ली में हो और आपके पापा कहीं पे भी हैं, मान लीजिए यूपी में हैं, बहुत ही सोनभद्र में है, ठीक है, जहाँ सोना भी पाया गया, तो बिल्कुल क्या होगा, तो वो वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, टिकट को निकाल सकते हैं और डायरेक्ट उनको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब डेटा हर जगह है। तो यहाँ पे डेटा को स्टोर करने वाला कौन होता है, DBMS होता है, और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपको ऑप्शन डी दे रखा है। तो इसी वजह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फुल फॉर्म लिख लेना इसकी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ना है बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ASCII हैज़ हाउ मैनी कोड्स। तो ASCII कन्वर्जन में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, आपको बताना है ASCII में कितने कोड होते हैं, ASCII के अंदर कितने कोड होते हैं। तो ये मैंने आपको जस्ट अभी से पहले ASCII कन्वर्जन ही करवा रही थी, है ना। तो ASCII के अंदर कितने कोड्स होते हैं, जल्दी से आंसर करिए, और आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो ASCII में कितने कोड होते हैं? बिल्कुल 128 कोड होते हैं ASCII के अंदर, 0 से लेकर 127 तक। तो 127 तक तो 127 ही हो गया, और एक 0 को मिला लोगे तो 128 टोटल हो जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ASCII के अंदर, जो कि क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी। और ये क्या होता है, इसमें 128 कोड्स होते हैं। अगर बात करते हैं हम 0 से 9 तक की नंबर की, तो ये 48 से 57 तक ASCII कोड के अंदर आता है। अगर हम बात करते हैं कैपिटल ABCD की A to Z, तो यहाँ पे आपका 65 से लेकर 90 तक के बीच में आता है। और अगर हम बात करते हैं छोटी ABCD की A to Z छोटी ABCD की, तो ये 97 से लेकर 122 ASCII कोड के बीच में आता है। तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, रिवाइज कर लेना, और जब जब क्वेश्चन आए तब तो रिवाइज कर लो, तो कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, पढ़ना है बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है आपको? ओके, इसको तो करना स्टार्ट कर दो जल्दी से। आपको डेसिमल से चेंज करवा रहा है बाइनरी में, ठीक है। डेसिमल में आपको दे रखा है 23, ओके। डेसिमल टू बाइनरी बताओ क्या होगा भैया, आपको दे रखा है डेसिमल में, इसको चेंज करके बताना है बाइनरी में। तो जब भी आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, तो इसका मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी भैया, ऐसे थोड़ी ना, हर बार मैं आपको बताती हूँ, इस बार आप खुद निकालो। कैसे निकालोगे? डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है तो क्या होगा, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे करते हैं भाई? कंप्यूटर हमने लिखा 2 3, अब कंप्यूटर इसको कैसे पढ़ेगा? कंप्यूटर इसको बाइनरी में पढ़ेगा, और कैसे करेगा तो देख लेना। यहाँ पे पहले मैं बता दूं, जिन्होंने भी इसका ऑप्शन किया है बी, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और करना क्या था, तो करना कुछ नहीं था, 23 यहाँ पे लिखना था, और 2 से इसको डिवाइड करते जाएंगे, और इधर आ जाएगा आपका रिमाइंडर। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, एक आ जाएगा क्या, रिमाइंडर। फिर 2 से करोगे 2 5 जा 10, एक आ जाएगा रिमाइंडर। फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4, 1 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। और हमेशा नीचे से ऊपर की साइड लिखते हैं, तो 1 0 1 1 1 जो कि आपका आंसर है। और ये आपको आंसर दे रखा है किसमें, सिर्फ वी में दे रखा है, तो इस वजह से आपका बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो हर बार मैं बता दूंगी, वो कोई दिक्कत है नहीं, मैं तो बता ही दूंगी, बट आप करोगे क्योंकि पेपर तो आपने निकालना है ना। चलो तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या दे रखा है, तो रिपीटर्स फंक्शन इन द डैश लेयर, तो रिपीटर इनमें से कौन सी लेयर पे काम करता है, और ये जब मैंने आपको OSI लेयर पढ़ाई थी, है ना, ओपन सोर्स इंटरचेंज, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसमें 9 लेयर होती थी, है ना, 9 लेयर होती थी। नीचे से स्टार्ट करते थे, फिजिकल लेयर आ जाती थी, ट्रांसपोर्ट होती थी, सेशन लेयर होती थी, आपकी एप्लीकेशन लेयर होती थी, ट्रांसपोर्ट लेयर होती थी, नेटवर्क लेयर होती थी, तो ये सब लेयर होती थी, टोटल 7। तो यहाँ पे पूछा रिपीटर इनमें से कौन सी लेयर पे काम करता था, तो रिपीटर कौन से लेयर का फंक्शन करता था, तो बिल्कुल फिजिकल लेयर पे। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीटर क्या करता है, तो ये फिजिकल लेयर पे काम करता है, और इसका काम क्या होता है, तो यहाँ से तार लेगा और यहाँ पे एक और मतलब सिग्नल बनाने का काम करता है। 6 बिट में सिग्नल्स आते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, सिग्नल अगर खो गया, भाई कहीं और चला गया, तो सिग्नल को खुद जनरेट करके आगे पास कर देता है। तो ये होता है रिपीटर का काम, जो कि OSI लेयर के फिजिकल लेयर पे काम करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मूविंग प्रोसेस फ्रॉम द मेन मेमोरी टू डिस्क इज कॉल्ड, अगर आप मेन मेमोरी से कोई भी चीज एक डिस्क में डाल रहे हैं, मेन मेमोरी का मतलब क्या हो गया, आपके रोम में, ठीक है, आपके रोम में नहीं, कंप्यूटर के रोम में, मतलब रीड ऑनली मेमोरी में या रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। रोम क्या है आपकी, तो रोम होती है आपकी परमानेंट मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल, लाइट आए जाए मेमोरी सेव रहेगी। रैम होती है आपकी कौन सी मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, लाइट चली जाएगी तो डेटा भी उड़ जाएगा, ठीक है। चलो आपकी मेन मेमोरी से आप कोई भी चीज एक डिस्क में डाल रहे हो, ऑप्टिकल डिस्क, है ना। चलो तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेन मेमोरी से ऑप्टिकल डिस्क के अंदर डेटा को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, शेड्यूलिंग, कैचिंग, स्वैपिंग या स्पूलिंग। तो बिल्कुल यहाँ पे स्वैपिंग आएगा करेक्ट आंसर, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन सी में। तो मेन मेमोरी से डेटा आप ऑप्टिकल डिस्क या किसी भी डिस्क में डाल रहे हो, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो स्वैपिंग कहलाएगी, डेटा का स्वैपिंग, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को स्वैप करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ना है और बताना है इसका कौन सा आंसर होगा करेक्ट, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 18, POP3 का नंबर क्या होता है। पहले तो देखो POP होता क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है क्योंकि ये साइंस की क्लास नहीं है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की शब्दावली में देखना है। तो POP का पोर्ट नंबर क्या होता है, POP की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले आपको बताना है POP की फुल फॉर्म क्या होती है, उसके बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि POP3 का पोर्ट नंबर क्या होता है। तो देखो POP की अगर फुल फॉर्म पूछता है तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, याद रखना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। किसी को मैसेज एक जगह से दूसरी जगह आप सेंड कर रहे हो तो POP का मदद कर रहे हो इस प्रोटोकॉल का। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, और इसके अंदर कितने नंबर होते हैं, तो बिल्कुल 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन में दे रखा है 110, तो डी में। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है आपको, विच इज द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP, ओके सॉरी SMPT। तो SMPT की फुल फॉर्म पहले बतानी है, फिर इसका पोर्ट नंबर बताना है। इन सबका पोर्ट नंबर होता है ना, अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो वो किसके पोर्ट नंबर पे जाएगा, 110 पे। अगर मैं बात करती हूँ SMPT की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आई थिंक SMTP होगा, यहाँ पे SMPT गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे SMTP होना चाहिए। देखो क्यों होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म से, इसलिए फुल फॉर्म याद करनी जरूरी है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, सिंपल मेल ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी SMTP की। और क्या करता है, तो ये मेल को आराम से एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में, बिल्कुल ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। मतलब 25 इसका पोर्ट नंबर होता है 25, ठीक है। 110 होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर और 25 होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर। क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पढ़ना है आपको, बताना है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है आपको, आईसी चिप फॉर कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ। और इसका आंसर तो किसी का गलत भी नहीं होगा, क्योंकि इतने बार आपने पढ़ चुका है ना कि आप आईसी चिप खुद ही बना सकते हो, क्योंकि ट्रांजिस्टर लगते हैं छोटे छोटे जिसके अंदर मेमोरी स्टोर होती है। इसमें जर्मेनियम होता है, इसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। प्लस वो आंसर मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि वरना आपको पता चल जाएगा। तो बताना है आपको आईसी चिप कंप्यूटर की इनमें से किसके द्वारा बनाई जाती है, सिल्वर के द्वारा, एल्युमिनियम के द्वारा, कॉपर के द्वारा या सिलिकॉन के द्वारा। आईसी चिप देखो आई कब थी, तो ये आई थी आपकी तीसरी जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की जब आई थी तो आईसी चिप लेकर आई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे छुटकू से ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और उस ट्रांजिस्टर में मेमोरी आकर स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब देखो जैसे हमारा माइंड है, हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें, भाई थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे चीज़ें आके स्टोर होती है। तो वही चीज़ आपको अगर मेमोरी बताऊँ मैं कंप्यूटर की, तो उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं छोटे छोटे, वो आईसी चिप के ऊपर लगे होते हैं। 30,000 प्लस जब आपकी VLSI आई थी चौथी पीढ़ी के अंदर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, तो उसमें 30,000 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे, ठीक है। तो उतनी मेमोरी आपकी बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही कंप्यूटर आपके महंगे मिलते हैं जितनी मेमोरी वाला लोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी गई है, तो बिल्कुल किसकी बनती है, तो सिलिकॉन की बनती है। और सिलिकॉन आपको दे रखा है ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सिलिकॉन से बनने वाली आईसी चिप बनती है कौन सी धातु से, सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, और इसको सेमीकंडक्टर चिप भी बोला जाता है। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के अंदर आई थी और इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। आईसी से रिलेटेड क्या है, तो एक होती है आपकी एसएसआई, देखो बता देती हूँ यहाँ पे आईसी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो एक होती है आपकी एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और अब जो आने वाली जनरेशन है या पीढ़ी है कंप्यूटर की, जिसे बोलते हैं 5वीं पीढ़ी, है ना। 5वीं जनरेशन कंप्यूटर की जब आएगी तो इसके अंदर आएगा कि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। होता नहीं, बोलते नहीं है, जैसे कि एप्पल वालों की नहीं है श्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बोलते नहीं है श्री मेरी दवाई कहाँ है। तो पहले तो आप फीड करोगे, अब वो थोड़ी ना है वो कूद के जाएगी दवाई कहाँ रखी है। पहले आपको फीड करना पड़ेगा कि मैंने ड्रॉअर में तीसरे बॉक्स में रखी है, क्योंकि भाई ह्यूमन बीइंग है, इतनी ज़्यादा हमारी हो गई है लाइफ ज़्यादा तिगड़म विगड़म वाली, इतना टेंशन होने लग गई है लाइफ के अंदर कि हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं। तो जब भी आप चीज़ रखोगे पहले फीड कर दोगे कि मैंने अपनी जो दवाई है वो रेड कलर के बॉक्स में रखी है, जो कि मेरे तीसरे ड्रॉअर में रखा है। तो उसके बाद अब जो 1 या 2 दिन बाद आपके सर में दर्द होता है या कुछ भी वो दवाई की नीड पड़ती है मेडिसिन की, तो आप ये बोलते हो कि श्री मेरी दवाई कहाँ रखी है, तो उसको आपने पहले बता दिया था, तो वो बोल देती है आपके ड्रॉअर के 3rd बॉक्स में रेड कलर का बॉक्स है उसके अंदर रखी हुई है। तो ये से बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। आप मेट्रो में जाते हो तो सेंसर से गेट अपने आप खुल जाते हैं, और जब आप बीच में खड़े हो जाते हो गेट के तो गेट पूरे बंद नहीं होते। ये थोड़ी ना कि आपका पूरा कचुम्बर निकाल देगा गेट, ऐसा नहीं होता, वो अपने आप ही वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ये चीज़ आएगी आपकी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, 5वीं पीढ़ी में, प्लस ULSI। तो ULSI भी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का पार्ट है और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो भी आपने ऑप्शन किया था डी बिल्कुल सही आंसर है। तो आज के टॉप 20 क्वेश्चंस होते हैं यहीं पे ख़त्म। तो क्लास को करते हैं हम एंड। कल है आपकी होली, तो हैप्पी होली सबको इन एडवांस। अच्छे से बी सेफ होके बहुत सेफली आप लोग होली खेलना, ठीक है। पढ़ाई भी कर लेना, कोई नहीं, आधा घंटा करना, पर अपने टाइम शेड्यूल को बिल्कुल भी ब्रेकआउट मत करना। अब दिन भर होली थोड़ा खेलोगे रात तक 12 बजे तक, तो बेशक रात में पढ़ लेना, दिन में खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मजे नहीं करोगे तो एक रोबोट बन के रह जाओगे, करो, ठीक है। लेकिन आप अपनी टाइम निकाल लेना
लेना आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का, ताकि रिवीजन कर सकूं, ठीक है। तो बी सेफ, आपको और आपके पूरे परिवार को एग्जामपुर और एग्जामपुर की पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। तो बहुत अच्छे से खेलिए, मिलते हैं कब, अब परसों मिलेंगे, ठीक है, 11 मार्च को। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशी खुशी पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।